हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 70 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQs को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस in which the listener provides feedback to the speaker about the message heard and the emotion conveyed and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected। यानी कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें श्रोता वक्ता को सुने गए संदेश और संप्रेषित भावना के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है और वक्ता को यह एहसास कराता है कि उसे कैसे समझा और सम्मानित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। तो फ्रेंड्स, वो लिसनिंग है इनमें से ऑप्शन बी, एक्टिव लिसनिंग, जहां पर फ्रेंड्स एक्टिव लिसनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल रोजर्स और रिचर्ड फारसन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जहां पर सबसे पहले ए पर है नेटवर्क सिस्टम और उसके सामने है नंबर 1 रोम, बी पर है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके सामने नंबर 2 पर है ईमेल, सी पर है मेमोरी और सामने है नंबर 3 लिनक्स और डी पर है कम्युनिकेशन और इसके सामने गिवन है फायरवॉल। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है यानी कि करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर है हमारे पास नेटवर्क सिस्टम, तो इसका करेक्ट पेयर है नंबर 4 फायरवॉल। बी पर है इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका करेक्ट मैच है नंबर 3 लिनक्स। सी पर है मेमोरी, मेमोरी का करेक्ट पेयर है यानी कि करेक्ट मैच है नंबर 1 रोम और डी पर है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए करेक्ट पेयर है नंबर 2 ईमेल। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फायरवॉल के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटिंग में फायरवॉल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। कौन? फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन है किन के लिए? कंप्यूटर्स के लिए या फिर डिवाइसेस के लिए जो कनेक्टेड हैं किसके साथ? जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। और ये हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के भी फॉर्म में। फायरवॉल जो है मॉनिटर करता है, नज़र रखता है और कंट्रोल करता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उस पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था लिनक्स। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सबसे पहले रिलीज़ कब किया गया था? सितंबर 17 को 1991 में। किसके द्वारा? लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इन शॉर्ट रोम क्या है? टाइप है किसका? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में या फिर जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें। तो फ्रेंड्स रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इन शॉर्ट एनवी, इस टर्म का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मेमोरी को या फिर स्टोरेज को, जहाँ पर कंप्यूटर में पावर हो या ना हो तब भी इसमें जो है डाटा स्टोर रहता है। इसे फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज या फिर परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में बात करें यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी इन शॉर्ट रोम जो है इसके एग्जांपल्स हैं किसके? नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। इसके बाद फ्रेंड्स रीड ओनली मेमोरी जो है यूज़फुल है स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर को, जिसे जो है सिस्टम के जीवन के दौरान शायद ही कभी बदला जाता है और इसे फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल इन शॉर्ट ईमेल। ईमेल क्या है? मेथड है एक्सचेंज करने का मैसेजेस को यानी कि मेल को किन के बीच में? लोगों के बीच में जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन मीडियम है। इसके बाद फ्रेंड्स 1971 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ARPANET नेटवर्क मेल को भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इन शॉर्ट SMTP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था ARPANET पर कब? 1983 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले हमारे पास है ए पर गिवन है नेशनल एजुकेशन कमीशन और उसके सामने है नंबर 1 1956।
बी पर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और उसके सामने गिवन है नंबर 2 2005। सी पर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसके सामने है नंबर 3 1986। और डी पर है नेशनल नॉलेज कमीशन और नंबर 4 पर है 1964 टू 1966। फ्रेंड्स, ऑप्शन से या फिर कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है या फिर करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए पर है नेशनल एजुकेशन कमीशन और इसका करेक्ट मैच है नंबर 4 1964 टू 1966। बी पर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और बी का है 3rd, यानी कि बी का करेक्ट मैच है नंबर 3 1986। सी पर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसका करेक्ट मैच है नंबर 1 1956। और डी पर है नेशनल नॉलेज कमीशन और इसके लिए करेक्ट पेयर है नंबर 2 2005। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966, इसे जो है कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है और ये एक एडहॉक कमीशन था, यानी कि इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एग्जामिन करने के लिए जो सभी एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं एजुकेशन सेक्टर के भारत में, उसके लिए था कोठारी कमीशन यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इसके बाद इसका गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर? दौलत सिंह कोठारी की चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि चेयरमैन थे उस टाइम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के। और ये भंग हो गया, कोठारी कमीशन डिसॉल्व हो गया 29 जून 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर था? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इन शॉर्ट NPE 1986। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था नई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को, जहाँ पर इस पॉलिसी ने स्पेशल जोर दिया किसके रिमूवल पर? डिसपैरिटीज़ यानी कि असमानताओं को दूर करने के लिए और इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि बराबर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, स्पेशली जो है किन के लिए? इंडियन वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन शॉर्ट STs और शेड्यूल्ड कास्ट इन शॉर्ट SCs कम्युनिटीज़ के लिए। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन शॉर्ट NPE 1986 को जो है इसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है प्राइमरी एजुकेशन में, और इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इम्प्रूव करने के लिए प्राइमरी स्कूल्स को नेशन वाइड यानी कि पूरे राष्ट्र में। इस पॉलिसी ने एक्सपेंड किया और विस्तार किया किसका? ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम का। किसके साथ? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, जिसे कब क्रिएट किया गया था? 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पॉलिसी को और क्या कहा जाता है? इसने क्रिएशन किया रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल का, जो कि आधारित था, बेस्ड था महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पर, यानी कि रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल। तो इसके थ्रू जो है प्रमोट करना था इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को रूरल इंडिया में, यानी कि ग्रामीण भारत में ग्रास रूट्स लेवल पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके अकॉर्डिंग जो है खर्च किया जाना था GDP का, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% एजुकेशन पर। इसके बाद हमने ऑप्शंस में बात की थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में, इन शॉर्ट UGC के बारे में, जो प्रोवाइड करता है रिकग्निशन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में और डिसबर्समेंट्स करता है, यानी कि बांटता है फंड्स को जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रपोजल है रिप्लेस करने के लिए किसे? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, इन शॉर्ट UGC को, एक नई रेगुलेटरी बॉडी के साथ। और वो न्यू रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? HECI यानी कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके साथ जो है रिप्लेस किया जाएगा किसे? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। नेक्स्ट जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? UGC का न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? करंट डॉक्टर मामिडला जगदेश कुमार इसके करंट चेयरमैन हैं, किसके? UGC के। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 1956 में UGC जो है बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी जब पास किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा। और फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस में था नेशनल नॉलेज कमीशन। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13 जून 2005 को, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा। और नेशनल नॉलेज कमीशन की वेबसाइट को लॉन्च किया गया था फरवरी 2006 में। तो चेयरमैन कौन थे नेशनल नॉलेज कमीशन के? सैम पित्रोडा, और इसको डिसॉल्व कर दिया गया जुलाई 2014 में।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आज की वीडियो जो है एक कोलैबोरेशन वीडियो है जहां पर हमने कोलैब किया है ग्लोबल ऑनलाइन के साथ। फ्रेंड्स ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, और इनके यूट्यूब पर जो है 1,18,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं यूजीसी नेट 2022 पेपर सेकंड के लिए नोट्स और एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स एक बार सब्जेक्ट आप पेपर सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि पेपर सेकंड के किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आपको नोट्स और एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से हैं: मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो यूजीसी नेट पेपर सेकंड के लिए आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर सेकंड के लिए इन सब्जेक्ट के नोट्स और एमसीक्यूज को बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उन्हें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर है 8179138413। और फ्रेंड्स ये नोट्स और एमसीक्यूज आपको 30% डिस्काउंट के बाद 1050 रुपये में मिल जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इनके YouTube चैनल का लिंक और साथ ही साथ इनकी ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में मिल जाएगा, यानी कि जो पहला कमेंट होता है वहां पर आपको इनके YouTube चैनल का लिंक और ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पर आप क्लिक करके इनके चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं और इनकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास है ए पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सामने है नंबर 1 रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बी पर है अर्थ समिट और सेकंड पर है क्लाइमेट चेंज, सी पर है क्योटो प्रोटोकॉल और नंबर 3 पर है इंटरनेशनल एक्शन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, डी पर है पेरिस एग्रीमेंट और सामने नंबर 4 पर है ओजोन डिप्लेशन। फ्रेंड्स ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले ए पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए करेक्ट मैच है नंबर 4 ओजोन डिप्लेशन। बी पर है अर्थ समिट और अर्थ समिट के लिए करेक्ट पेयर है नंबर 3। नंबर 3 पर है इंटरनेशनल एक्शन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई है इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट इश्यूज पर। इसके बाद सी पर हमारे पास है क्योटो प्रोटोकॉल और सी का है नंबर 1 रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी कि इससे जुड़ा है क्योटो प्रोटोकॉल। और डी पर है पेरिस एग्रीमेंट और पेरिस एग्रीमेंट का है नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से एसोसिएटेड है पेरिस एग्रीमेंट। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने बात की थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और किस तरह से धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन कम करना है उन सब्सटेंसेस का, उन पदार्थों का जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी 16 सितंबर 1987 को, और ये कब से फोर्स में आया, 1 जनवरी 1989 से। नेक्स्ट हमने ऑप्शंस में बात किया था अर्थ समिट के बारे में। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट पोर्तुगीज में इको 92, इसे जो है इन नामों से भी जाना जाता है, जो कि एक मेजर यानी कि मुख्य यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस थी जो हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून के बीच 1992 में। अर्थ समिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोड्यूस करना है एक ब्रॉड एजेंडा और एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना है, किसके लिए, इंटरनेशनल एक्शन लिया जा सके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की जा सके, किन मुद्दों पर, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंट के मुद्दों पर। तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था किसका, अर्थ समिट का। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में जिसके बारे में हमने बात किया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो आगे बढ़ाती है यानी कि एक्सटेंड करती है, विस्तार करती है किसका, 1992 की जो
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इन शॉर्ट UNFCCC है, जहां पर स्टेट पार्टीज प्रॉमिस करती हैं कि रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है उससे। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में, कब? 11 दिसंबर 1997 को, और ये कब से प्रभाव में आया? 16 फरवरी 2005 से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में था पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्लाइमेट चेंज पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर, जिसे अपनाया गया था 2015 में, और ये कवर करती है यानी कि पेरिस एग्रीमेंट में कवर किया गया है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करना, अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन के लिए है, और फाइनेंस के लिए है यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है पेरिस एग्रीमेंट। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू NIRF। तो इनमें से पैरामीटर नहीं है NIRF का यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का, ऑप्शन सी कैंपस प्लेसमेंट, और बाकी के सभी पैरामीटर्स हैं NIRF के अकॉर्डिंग। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल शो हो जाएगा, और शो हो जाने के बाद आप ग्रुप पर क्लिक करके चैनल का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स फिर से हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, जहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले NIRF, तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है? एक मेथडोलॉजी है यानी कि पद्धति है जिसे अपनाया गया था भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और किसके लिए है? ये रैंक देने के लिए है इंस्टीट्यूशंस को, और कौन से इंस्टीट्यूशंस को? हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को इंडिया में। इसके बाद इसके फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई थी MHRD द्वारा, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, और इसे लॉन्च किया गया था जो उस टाइम के MHRD मिनिस्टर थे उनके द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था इसे? 29 सितंबर 2015 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंस्टीट्यूशंस को जो है 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसके अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता है। तो वो 11 कैटेगरीज कौन कौन सी है करंट टाइम में? ओवरऑल, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कैटेगरी, मैनेजमेंट कैटेगरी, फार्मेसी कैटेगरी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च। तो ये 11 कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर इंस्टीट्यूशंस को रैंक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, यानी कि साल में एक बार ही NIRF द्वारा ये रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। और पब्लिशर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और सबसे पहले कब इशू किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट है 2017 में जो है MHRD द्वारा 3 अप्रैल 2017 को लिस्ट जो है जारी की गई थी। और जबकि पहली रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो 2016 में NIRF की सिर्फ 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। और जबकि 2017 में 2 और कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? ओवरऑल और कॉलेज। तो ये 2 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, और जबकि 2016 में सिर्फ 4 ही कैटेगरीज थी। यानी कि जब इसे फर्स्ट इशू किया गया था, यानी कि जब फर्स्ट NIRF की रैंकिंग को इशू किया गया था तो इसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज थी। इसके बाद अराउंड जो है 3000 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था इन रैंकिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट है 2019 की रैंकिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसे रिलीज़ किया गया था 8 अप्रैल 2019 को, और कितनी कैटेगरीज थी? 9 कैटेगरीज थी। और कौन कौन सी थी? ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर और लॉ। इसके बाद 2020 की रैंकिंग्स को रिलीज़ किया गया MHRD द्वारा 11 जून 2020 को, और पहली बार जो है जो डेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें प्लेस किया गया अलग रैंकिंग के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास NIRF के पैरामीटर्स हैं, जहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर है टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज। तो ये पहला पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर है रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस। ये सेकंड पैरामीटर है
जिसके बेस पर इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया जाता है। थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि ग्रेजुएशन का क्या नतीजा रहा, तो ये तीसरा पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर है आउटरीच और इंक्लूसिविटी, यानी कि एजुकेशन का कितना प्रसार किया गया और स्टूडेंट्स जो हैं इक्वली वैल्यू फील करते हैं। और लास्ट पैरामीटर है परसेप्शन, ये पैरामीटर्स है NIRF के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो है हमने 6 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।